तो इट वाज जस्ट दैट क्या था, मैंने आपका वीडियोस देखा था ऑस्ट्रेलिया पीआर के प्रोसेस के बारे में। अच्छा। स्पेशली ACS स्किल असेसमेंट्स के बारे में। हाँ। तो आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर ऑस्ट्रेलिया पीआर। मतलब मैंने अभी तक शुरू नहीं करा है, अब स्किल असेसमेंट जाने वाला था। ओके। सो कि आपको कुछ पूछ लूं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा डाउट्स, और वो वैसे पूछना था। हाँ, मुझे एक बार बता दो आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस वगैरह और डिटेल्स। मैं एक्चुअली मेरा SAP, मैं SAP में हूँ, SAP इंडस्ट्री ERP में। हाँ। SAP कंसल्टेंट हूँ मैं, फंक्शनल हूँ, और मेरा ऑलमोस्ट 7 साल के ऊपर का है एक्सपीरियंस। मेरा बैकग्राउंड है, मेरा इंजीनियरिंग इज इन मैकेनिकल। उसके बाद मैंने MP किया था, और फिर मैंने SAP के ग्लोबल सर्टिफिकेशन जो होते हैं वो किए थे। सो वो ग्लोबल सर्टिफिकेशन के बाद मैंने SAP में शुरू किया। तो अभी ऑलमोस्ट 7 years हो गया। दिस इज द 8th year रनिंग। इंजीनियरिंग किसने किया था आपने? मैकेनिकल में। अच्छा, तो अभी अप्लाई किया है क्या ऑलरेडी? नहीं, अप्लाई किया नहीं है, मैं करने वाला हूँ। ओके। उसके भी थोड़े से सवाल थे एक्चुअली। स्किल असेसमेंट में कैसा, मैं अभी रिसर्च कर रहा था फोरम्स पे, और बहुत, तो उसमें उनको एक्सपीरियंस लेटर्स के साथ वो रेफरेंस लेटर्स भी चाहिए होते हैं ना। तो रेफरेंस लेटर्स में उनको वो चाहिए होता है कि हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन और वो सब मेंशन्ड हो। हाँ, करेक्ट। तो इंडिया में वैसे मिलता नहीं है। इंडिया में तो अपना जनरली सिर्फ स्टार्ट डेट और एंड डेट देते हैं, और आपका डिजिग्नेशन देते हैं। तो वैसा देते हैं वो लोग। तो उस केस में फिर हम लोग क्या करेंगे अगर एम्प्लॉयर नहीं देता? तो उस केस में मैनेजर के साथ आपका ये होना चाहिए, मैनेजर के साथ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन करना पड़ता है। मैनेजर के साथ ही लगता है क्या? हाँ, सुपरवाइजर है मैनेजर, जो भी आपके साथ काम कर रहा था, तो वो सिग्नेचर करेगा और वो बताएगा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या था, मतलब जो भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो डिक्लेरेशन करके फिर साइन करके स्टैंप लगाना पड़ता है नोटरी का। ओके। तो मेरा ये था कि मतलब डज इट हैव टू बी मैनेजर, और जो हमारे सीनियर्स होते हैं जिसके टीम में हम लोग होते हैं, वो उनका भी चलता है? हाँ, वो सीनियर तो भी चलेगा, सीनियर होना चाहिए सिर्फ। तो मेरा पॉइंट ये है कि स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में जब हम लोग वो सीनियर का नाम और नंबर डालते हैं, तो वो कांटेक्ट उन्हीं को करते हैं या वो जनरली HR के पास जाता है? नहीं, वो डायरेक्टली वो बंदे के पास जाएगा, जो भी मैनेजर है उसके पास जाएगा। मुझे सिर्फ प्रूफ देना पड़ेगा कि वो बंदा उस ऑर्गेनाइजेशन का है, और उसका कुछ पूछेगा वो था या नहीं, तो उसके हिसाब से फिर वो मतलब एक टाइप का वेरिफिकेशन हो जाता है। सारे केसेस में नहीं होता है, लेकिन अभी इनकम टैक्स का वैसे रहता है, उस टाइप का रहता है। मतलब अगर उनको लगा सस्पेक्टिंग, तो उस केस में फिर वो ज़्यादा डिटेल में वेरिफिकेशन करते हैं। मतलब कुछ फेक नहीं होना चाहिए बस। अच्छा, वो बट इट विल बी ओनली द वेरिफिकेशन विल ओनली बी ऑन कॉल, राइट? हाँ, कॉल हो सकता है, तो ईमेल भी हो सकता है, ज़्यादातर कॉल हो सकता है। अच्छा, ठीक है। मेरा कैसा था, मेरा प्रॉब्लम ये है कि दिस इज माय थर्ड ऑर्गेनाइजेशन। हाँ। तो मेरा जो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन था उसका क्लाइंट, ओके, तो मैं 1 साल के बाद उन्होंने पेरोल पे ले लिया। जो मेरा पहला ऑर्गेनाइजेशन था उसका आता नहीं है, मतलब उनका जो वेबसाइट पे जो नंबर्स हैं और जो ईमेल आईडी है उस पर तो वो लग ही नहीं रहा। नंबर तो गलत ही बोलता है कि नंबर। हाँ, ऐसा हो सकता है, वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब बंद हो सकता है। इस केस में फिर मुझे लगता है वो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन के हिसाब से जाना चाहिए। अभी जो मेरा करंट ऑर्गेनाइजेशन उसका, बिकॉज मैं अगर उसके मैनेजर के पास गया तो वो तो बोल देगा भाई तू तेरा तो PR चल रहा है, तो वो देगा नहीं ना लेटर हेड पे। हाँ, वो ऐसा हो सकता है, लेकिन हाँ मतलब आपका रिलेशन अगर अच्छा है तो वो कर भी सकता है, वो रिलेशन के ऊपर रहता है। ओके, ठीक है। तो मतलब कुछ मैनेजर्स फ्रेंडली भी होते हैं, तो उस हिसाब से फिर देख सकते हो आप। हाँ, बट वो लेटर हेड पे ही चाहिए होता है ना?
क्या? नहीं, लेटर हेड कंपनी का लेटर हेड का जरूरत नहीं है। डायरेक्ट मैनेजर ने अगर लिख दिया कि मैं इस कंपनी में था, वो इस कंपनी में था, तो फिर वो चल सकता है। वो लेटर हेड और कंपनी एक्सपीरियंस लेटर के लिए लगता है। अगर एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो फिर स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन चाहिए ना। हाँ, तो मेरा करंट जो कंपनी है उसका वर्क एक्सपीरियंस तो मेरे पास होगा नहीं, बिकॉज आई एम स्टिल परस्यूइंग विद देम। हाँ, तो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन कर सकते हो उसका। तो अगर मैं तीनों कंपनी का स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन देता हूँ तो आपके हिसाब से व्हाट इज द सक्सेस रेट, मतलब चांसेस क्या है? सक्सेस मतलब सही अगर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वो जैसे पॉइंट बनते हैं फिर वो बन जाएंगे। अच्छा, नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब एटलीस्ट एक तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना, पहला कंपनी वर नहीं हो तो उसका स्टैट्यूटरी बनेगा। अभी वाला कंपनी का मैं मैनेजर से बात कर सकता हूँ और उससे भी स्ट्रैटेजी बना सकता हूँ। अब बचा में भी मेरे सीनियर्स हैं जो मेरे को हेल्प कर देंगे, लेकिन वो एचआर नहीं करेगा, डायरेक्टली कंपनी नहीं करेगी, वो मेरे सीनियर्स ही करेंगे, तो वो भी स्ट्रैटेजी जाएगा। तो मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस है वो पूरा डिक्लेरेशन पे ही जाएगा। तो उसकी वजह से तो उनको ऐसा नहीं लगे कि ये सारा डिक्लेरेशन ही बना रहा है, जेन्युइन कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं कुछ होगा। स्ट्रक्चरल डिक्लेरेशन उसी के लिए बनाया उन लोगों ने कि मतलब हर टाइम हम कंपनी के साथ जुड़े नहीं रहते ना, तो फिर उसके लिए स्ट्रक्चरल डिक्लेरेशन उन्होंने ऑप्शन दिया है। एज लॉन्ग एज वो लोग वो मतलब कुछ फेक नहीं है सब कुछ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, मेरा फेक नहीं है, मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं सैलरी से लेके। तो जस्ट दैट कि एचआर नहीं प्रेफर करता लेटर हेड पे कुछ भी देने के लिए। हाँ, वो तो हर कंपनी में प्रॉब्लम रहता है, तो स्ट्रक्चरल डिक्लेरेशन करते हैं काफी सारे लोग। हाँ, तो मैंने फोरम में पढ़ा था कि स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन के लिए अगर आपका एचआर मना कर रहा है तो आप स्टैट्यूटरी दे रहे हो, तो वो मना कर रहा है उसका भी वो मेल कम्युनिकेशन आप डालो कि वो मना कर रहा है वैसा। तो वो एक मेरे को करना पड़ेगा, एचआर को मेल डालना पड़ेगा एंड आई हैव टू गेट अ रिस्पांस फ्रॉम देम सेइंग दैट ये अभी, तो वो दैट डॉक्यूमेंट कैन बी अटैच्ड कि इसकी वजह से हम लोग स्ट्रैटेजी कर रहे थे। वैसा अभी लेटेस्ट मेरे को फोरम से पता चला था। हाँ, वैसे कर सकते हैं, मतलब हाँ, दैट इज लाइक लॉजिकल राइट, क्योंकि वो पूछ सकते हैं कि उन्हें बनाया। अभी मेरे को ये पूछना था कि आपने खुद से मतलब अप्लाई करा था? नहीं, मैंने तो मतलब सारा प्रोसेस किया था वो स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन वाला, लेकिन मेरा कैसे हो गया, मैं मतलब लकीली यहाँ पे आ गया था, तो फिर यहाँ पे आने के बाद वर्क वीजा पे आ गया था, तो उसके बाद आसान था मेरे लिए फिर कन्वर्ट करना पीआर में। वर्क वीजा पे मतलब आपकी कंपनी के थ्रू आए थे? हाँ, मैं कंपनी के थ्रू आया था और फिर मैंने यहाँ पे फिर पीआर में कन्वर्ट किया। तो वो प्रोसेस सिंपल रहता है, उसमें पॉइंट्स वगैरह ज़्यादा झंझट नहीं रहता है उसमें। लेकिन आप जो कर रहे हो वो दूसरा वीज़ा है, उसमें पॉइंट्स वगैरह निकालना पड़ता है सब। यस, 189 और 190। अभी 2-3 महीने पहले आया था घूमने को ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा पे, मेरे पास भी 3 साल का वीज़ा है। हाँ, तो तभी पता चला कि बहुत सारा शॉर्टेज है। हाँ, शॉर्टेज तो है बहुत सारा। तो हाँ, ईआरपी मतलब फ्रेंड्स के बेटे हैं वहाँ पे, तो उनसे बात किया तो उन्होंने बोला कि अगर कोई आपका सीवी रेफर करेगा तो डायरेक्टली वो लोग भी वीजा प्रोवाइड कर रहे हैं। हाँ, वैसा भी हो सकता है, वो मतलब ये सिंपलेस्ट वे रहेगा, ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा फिर उसमें। अगर ऐसा होता है तो कोई रेफर करके फिर आपका डायरेक्ट वर्क वीज़ा मिल जाता है, तो फिर वो प्रोसेस ज़्यादा सिंपल रहता है। बट वो प्रोसेस मतलब मेरा वो क्वेश्चन था कि क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया में हो तो यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दिस, कि ऐसा मतलब फॉरेनर्स को देते हैं क्या, मतलब बिकॉज जितना मैं अभी न्यूजीलैंड में हूँ, मेरी बहन की बहन तो मैं मिलने आया था उनको, तो मैं जितने भी जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ ना, तो वो लोग मुझे वर्क या पीआर मांग रहे हैं। हाँ, वो डायरेक्टली ऐसे डायरेक्टली 4 और 5 मतलब अभी वर्क वीजा के लिए डायरेक्टली कोई लेगा नहीं, लेकिन रेफरेंस से अगर होता है तो फिर वो चांसेस है, लेकिन अच्छा, तो कम चांसेस ही रहते हैं। अगर मतलब लकीली अगर हो गया तो हो गया, ऐसा ही हो। बराबर बोला आपने, बराबर बोला, तो वो सही बोला आपने। इतनी अभी दूसरा ये था कि मैं कंसल्टेंसीज भी ढूंढ रहा हूँ, मतलब मैं अभी कैसे मतलब आप देखने के पहले मतलब बहुत सारा रिसर्च एक्सपर्ट फोरम में पढ़ रहा था, ये वो,
कंसल्टेंसीज तो इंडिया में बहुत सारे फ्रॉड वाले ही है, कोई जेन्युइन तो है ही नहीं। नहीं, कंसल्टेंसी से कुछ होगा नहीं ना, वो लोग पैसे मांगेंगे और वो लोग फिर बोलेंगे कि ये वीज़ा अप्लाई करो जो भाई आप कर रहे हो, तो कंसल्टेंसी से ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, तो खुद करना वुड बी बेटर। हाँ, काफ़ी सारे लोग खुद करते हैं, खाली के लिए 2.5 लाख देना पड़ेगा, नहीं तो कंसल्टेंसी का उतना चार्जेस रहता है 3 लाख के आसपास। ये ऑस्ट्रेलिया की कंसल्टेंसी का बात कर रहे हो ना आप, कि जनरली नहीं, इंडिया में भी उतना चार्ज करते हैं, ऑस्ट्रेलिया में तो ज़्यादा रहेगा उससे। नहीं, ऑस्ट्रेलिया का टोटल फीस वो जो जितना पता चला है 4250 के आसपास कुछ आता है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन और पूरा प्रोसेस का फीस जो मैं ऑस्ट्रेलिया को पे करूंगा। इसको छोड़ के अलग से जो कंसल्टेंसी चार्ज करती है वो उनका फीस होता है। हाँ, वो अलग रहता है। वो 75,000 कोई चार्ज कर रहा है, कोई 1 लाख कर रहा है, कम कर रहा है। उसमें क्या है ना, वो अभी वो देने में भी प्रॉब्लम नहीं, बट वो जेन्युइन होने चाहिए। नहीं, जेन्युइन मतलब वो लोग कुछ नहीं करते, वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करेंगे, उसमें कुछ ज़्यादा इतना डिफिकल्ट नहीं रहता है, तो उसका मुझे नहीं लगता कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है कंसल्टेंसी के थ्रू जाने का। तो अगर आपने खुद से किया सब डॉक्यूमेंटेशन तो फिर कुछ जरूरत नहीं है उसके थ्रू जाने की। हाँ, नहीं, वो भी सही बोला आपने, खुद से करना ज़्यादा बेटर होगा। नहीं, हाँ, डॉक्यूमेंटेशन सही है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या हो रहा है था, मेरे को वो ANZ जो कोड होता है ना, हाँ, वो कोड वो बहुत ही जेनरिक कोड, मतलब मेरे को 2-3 कोड्स में लग रहा है कि मेरा प्रोफाइल सकता है। तो मेरा ये था कि डज इट मैटर कि अगर मैंने सपोज गलत कोड चूज कर लिया तो उससे मेरा स्किल्स असेसमेंट फेल हो सकता है? स्किल असेसमेंट में क्या कैसा रहता है? अभी आपका सॉफ्टवेयर डेवलपर रहेगा, है ना? नहीं, अभी मेरा कंसल्टेंट है, एसएपी कंसल्टेंट। एसएपी कंसल्टेंट स्पेसिफिक कोड उन्होंने ऐड किया है शायद अभी। नहीं, मुझे एसएपी कंसल्टेंट, क्योंकि मैं सर्च मार रहा हूँ एसएपी के नाम से ना, तो ऐसा अलग से नहीं मिल रहा एसएपी के नाम से, वो अभी भी वही लिस्ट है पुरानी वाली। तो कौन सा कोड आप सिलेक्ट कर रहे हो? मेरे को आईसीटी बिजनेस एनालिस्ट जो है ना, वो कोड मेरे प्रोफाइल से अकॉर्डिंगली आ रहा है, और टेक्निकल एनालिस्ट भी आ रहा है उसी आसपास। और मैं अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर का देखता हूँ तो वो सारे जॉब्स और ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मेरे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मिलते हैं। तो मेरा क्वेश्चन ऐसा था कि किसी एक पर्टिकुलर कोड को अगर मैं पकड़ता हूँ तो उससे मेरा ज्यादा फायदा हो सकता है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ, उस ऑक्यूपेशन कोड मैटर करता है इस हिसाब से कि अभी सॉफ्टवेयर डेवलपर अगर लिया तो जो एप्लीकेशंस आते हैं तो उस रोल के लिए बहुत ज़्यादा आते हैं इंडिया से, तो ज़्यादा एप्लीकेशन के वजह से क्या होता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। मतलब जिसको ज़्यादा पॉइंट है वो उसको उठा लेंगे, जो कम पॉइंट है वो पीछे रहते जाते हैं। तो ऑक्यूपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उस हिसाब से। तो उसके लिए ही मैं बोल रहा था कि अगर मैं मतलब शुडाई अभी मैंने कोड खोल रखा है सामने 2611 जो आता है वो, तो उसमें वो भी है, वो प्रीटी मच सिमिलर, मतलब 2-3 कोड्स के डिस्क्रिप्शंस जो टास्क आते हैं वो मेरे कोड से रिलेवेंट है। तो से मुझे फिर ऐसा ढूंढना पड़ेगा जिसमें मेरा कंपटीशन कम हो, ऐसे? हाँ, वैसे कर सकते। और फिर वही मेरे को ड्यूटीज, मेरे को जब मैं एफिडेविट बनाऊंगा या नोटरी करूंगा तब वो भी उसमें सारी की सारी नहीं, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो डालना पड़ेगा उसमें, बराबर? हाँ, वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ओके, एंड ये स्किल्स असेसमेंट होने के बाद आर देयर एनी चांसेस कि मतलब स्किल्स असेसमेंट पॉजिटिव आया तो ऑलमोस्ट डन ही हो जाता है या नहीं? स्किल असेसमेंट तो सिर्फ एक पार्ट है ना, वो कुछ पॉइंट मिलता है आपको 5 या 10। अच्छा, वो बताएंगे कि मेरे को हर स्टेज पे मिलने वाले। हाँ, वो स्किल असेसमेंट करके तुमको कुछ पॉइंट मिलेंगे, तो वो पॉइंट फिर बाकी सारे पॉइंट्स मिला के एज वगैरह, क्वालिफिकेशन, तो वो सबको मिला के फिर वो लोग टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो टोटल कैलकुलेट करने के बाद फिर पहले देखेंगे कि थ्रेशोल्ड क्रॉस किया है क्या, उसका कुछ 65-70 रहेगा, तो एटलीस्ट एटलीस्ट 65 होना चाहिए। तो 65 अगर हो गया तो आप उस पूल में जाओगे, और फिर उस पूल के अंदर फिर बहुत सारे रहते हैं ना, क्योंकि अगर
सिर्फ अगर 10,000 लोगों को बुलाना है और उस पूल में सपोज 50,000 है, तो फिर वो फिर रैंक करेंगे वो पॉइंट के हिसाब से। बराबर। हाँ, तो वो उसमें ज़्यादा पॉइंट जिसको है उसको फिर इनविटेशन मिलेगा, और उसके बाद एक्चुअली वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस चालू होता है। ओके, तो जिसको इनविटेशन आया, अभी इनविटेशन के बाद फिर मैं एक्चुअल वीज़ा एप्लीकेशन में आई विल बी सबमिटिंग माय ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सारे। हाँ, तो मुझे लगता है मतलब 75% अगर इनविटेशन मिलता है तो 75% हो गया, ऐसा पकड़ के चल सकते हो। इनविटेशन आना मतलब बहुत क्रिटिकल है। करेक्ट। तो उसके बाद मतलब इनविटेशन आना बहुत क्रिटिकल है ना, बट अब इसके बाद वो पॉइंट्स आ जा, तो मतलब ये ऐसा है कि जिसको ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हैं उसको इनविटेशन पहले भेजेंगे, वैसा होगा ना? हाँ ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इनविटेशन आ गया, मतलब हो ही गया ऐसा। हाँ, 75% हो ही गया, ऐसा पकड़ के चलो। बट उसके बाद भी रिजेक्ट होने का चांसेस होता है? नहीं, उसके बाद नहीं। अगर कुछ फ्रॉड केस नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कोई चांस है। सब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाता है फिर, क्योंकि इनवाइट कर रहे हैं तो इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। अगर इनविटेशन नहीं आ रहा है तो मतलब काफी सारे लोग आपके आगे हैं और फिर आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर पॉइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, इस तरह से करना पड़ेगा। पॉइंट्स बढ़ाने के लिए जो नाटी का जो मैंने किया था, मतलब नाटी का जो मैं देख रहा हूँ लैंग्वेज के कुछ वैसे, तो ये ऑप्शंस होते होंगे ना कि उसमें उससे पॉइंट बढ़ सकते हैं अपने। हाँ, उससे बढ़ सकते हैं, नहीं तो कुछ लोग एजुकेशन करते हैं यहाँ पे, मतलब देयर आर वेरियस वेज कि किससे पॉइंट बढ़ सकते हैं। और कुछ पार्टनर के लिए रहता है, कुछ बहुत सारे रहते हैं, उसका कुछ लिस्ट रहता है, आपको पता होगा, तो उस हिसाब से फिर वो पॉइंट्स देते हैं। नाही, पण अभी तुम्ही मराठी आहे ना? हाँ, मी बोलत होतो पार्टनरचं कसं आहे, माझं अजून लग्न झालं नाही, ठीक आहे, माझा प्लॅन होता लग्न करायचा, पण आता जर झाला तर आय वोंट बी एबल टू गेट मॅरिड बिकॉज बीइंग अ सिंगल आय विल गेट 10 पॉइंट्स, आणि कपल इफ आय अप्लाय म्हणजे पार्टनरला घेऊन तर will be only getting 5 points based on her English, वो भी उसका कम और वो उसका हुआ तो, so any which way my 5 points will be deducted. So हाँ, तो उस हिसाब से फिर आपको करना पड़ेगा, मतलब जिसके थ्रू आपको ज्यादा पॉइंट मिल रहा है उस हिसाब से आप देखो। तो ये मतलब मेरा पॉइंट ये था कि स्किल्स असेसमेंट के बाद I can get married, right? या should I wait for the invite to come and then get married? पॉइंट्स इनविटेशन एक बार आने के बाद फिर यू कैन मैरी, इनविटेशन के पहले नहीं कर सकते। करेक्ट। तो दिस इज ये मेरा जनरली 189 के लिए था। 190 इज अपना ओरिजिनल वीजा असतो ना, तर रीजनल वीजा मध्ये व्हेन वी से रीजनल, तो वो प्रोसेस वुड बी सेम, इट इज जस्ट दैट आई विल बी गेटिंग इनवाइट फ्रॉम दोस पर्टिकुलर रीजन्स। हाँ, तो यू हैव टू गो एंड स्टे इन दैट रीजन्स, जो भी व्हाटएवर वर्क यू हैव टू डू, तो इन दैट स्पेसिफिक रीजन यू हैव टू स्टे फॉर इनिशियल फ्यू मंथ्स और years. So that is also good option, but getting that like in regional area there are less opportunities. That is another drawback. But as long as you are getting the visa, then that should be a good thing to start. Like once you come here, there are a lot of possibilities. Correct. But then regional areas में opportunities कम है, तो points would also be less, right? I mean, yes. Or it will be easier for me to get more points because they will be giving me more points. In regional you can get extra points, so that is why people will go that way as well. Correct. But the preference should be like getting it into the normal. The general 180. General. Yes. Okay. No, because I have been applying to a lot of jobs from here in New Zealand and in Australia. They are my kind of profile and my kind of experience is also there required. It is just that they want people who have Australia PR or work permit. Yes, I think 90% jobs will be like that. 95% I will say. Correct.
that is the thing. That is where I am stuck, because so that is why I was applying for this PR, because my family is here in New Zealand. So it will be India से New Zealand is different, दूर है बहुत, पर ऑस्ट्रेलिया न्यू जीलैंड ज़्यादा दूर नहीं है. So family भी easy हो जाता है सब होने के बाद. तो ये प्रोसेस को एटलीस्ट 1 साल लगेगा ना, और ऑलमोस्ट. हाँ, 1 साल मिनिमम it will take, and if you have good points, then yeah, it should be all right. Yes. So now I have to focus on the correct code. Yeah. And I have to find which code I have to apply for, so that the competition is less. That I have to find on my own. And then I have to. मला भीती होती. I was stuck at this process. This affidavit thing. No, that should be all good. Not very difficult. Initially, you will feel like it is difficult, but it is not that difficult. It is just a simple format that you can download from that site. Okay, I have to, and that format I have to put it on a 100 rupees stamp paper affidavit. Yeah. And then I signature. Yeah, it is very simple process, not very difficult. Yes. If my HR denies it, only if my HR denies it. Yes. So it is. I should go ahead with that process, and I was doubtful about it. So I was wondering whether I should be going for it or not. But then now that I have spoken to you, I feel that this is very normal and this happens a lot. Yeah, like no company in India can provide that. Like experience letter doesn't mention your roles, responsibilities. Even in big companies like TCS, Infosys also. And when you talk about education, are my mark sheets and all those things enough, or do I need to provide a different transcript also? There is a difference between transcript and normal education certificates, right? You can provide university degrees and all that. I think that should be fine. I have everything. Yeah, that should be fine. Yes, and but somewhere I read that I have to provide a transcript. Now transcript is a different thing altogether, wherein I have to pay some amount and take it from university or that I did for the Canada visa process, not for Australia. Okay, not sure if this process is changed, but that time Australia didn't need that. Canada needed that. Okay, so you tried for Canada also and you tried for Australia also? Yes. Both? Yes. Okay, and Australia successful? Yeah. And Canada takes a lot of time. The Canada PR process will take a lot of time than Australia, right? Yeah, generally. Canada process is also difficult, and Australia is much simpler than Canada. Correct. So I can go ahead and... Or other ways you can come here for education, and then that is also another option. Yeah, that is one option that I was considering. But problem with that is, I was looking for a 1-year course, which will give me PR options. Is it possible? I I need to check on that. But for sure, if I go for a 2-year program, then it will be a lot more opportunities. Yeah, 2-year program is a standard, and that gives you a lot of points also. Correct. So that is also what. But Australia would be. See, I am into SAP, so ideally for me the course would be supply chain. Supply chain management would my kind of thing, wherein I can fit where my supply chain opportunities will also open, and my SAP options will also be there. So that kind of course, but those courses are for 2 years. So that is again, if I go for that 2-year course, then again the whole thing of marriage and everything goes for that. Yeah, but the thing is that if you do education here, then employer sponsor visas will be available for you. So in that case, the point system doesn't matter. Okay. Correct. So I mean, after completing, if I get a job. Yeah. And that's it. If I get a job, then they will sponsor a visa. Yeah, that's it. So that process is very simple. Then you don't need to worry about the point system. Yeah, so that is also better option. But that will cost me more than what PR will cost me. PR process will cost me around 2.5 to 3 lakhs. Yeah. That process will cost me more than 10-15 lakhs. Yeah. Yeah, that is also an option there.
Okay. So I need to consider which visa I should go for and everything. Yeah, let me know if you have more questions. We can have another call.